दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी SSC पेट के जरिए जो अभी लेखपाल की वैकेंसी निकली है, उसके लिए हम आज भारत का सामान्य परिचय यानी भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरी पेड क्लास की तरीके होगा। जिस तरीके से पेड क्लास में जो कोर्स आपको अवेलेबल किया जाता है 1200-1300 रुपये लेकर के, सेम टू वही कोर्स है। जो भी इस कोर्स को परचेज किया हो वो देख सकता है और मैच कर सकता है कि सेम टू सेम वही कोर्स है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैप के जरिए हम लोग समझते हैं। और ये टोटल पॉइंट टू पॉइंट वही टारगेट किया गया है जो लेखपाल पिछले 2017 में जो वैकेंसी निकली थी उस पर जो एग्जाम हुआ था, उसी को देखते हुए टारगेट किया गया है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके आप देख सकते हैं, उसी से मिलती जुलती चीज़ों को टारगेट किया गया है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये हमारा टॉपिक कौन सा, भारत का सामान्य परिचय। ये हमारा टॉपिक हुआ भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, अब भूगोल जो है, तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता जो है किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। जियोग्राफी का जो हम लोग जियोग्राफी शब्द यूज करते हैं ना, जियोग्राफी यानी भूगोल इंग्लिश में, जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। अब बात आते हैं भारत। भारत को हम लोग इंडिया नाम से भी जानते हैं। भारत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंडिया। भारत को हम इंडिया नाम से जानते हैं। और इंडिया के भी यानी भारत के कई नाम, 5 नाम जो मुख्य नाम है वो 5 नाम दिए गए हैं। वो 5 नाम ये मेन है। एक तो हो गया आर्यावर्त। ठीक है, एक हो गया जम्बूद्वीप। एक हो गया हिंदुस्तान। और तीसरा हो गया, चौथा हो गया ये भारत। ओके, तो अब जो ये हिंदुस्तान नाम था, ये ईरानियों द्वारा दिया गया। ये नाम ईरानियों द्वारा दिया गया, जिनको हम लोग पारसी भी बोलते हैं। भारत नाम जो है ये आर्यों के सबसे जो मुख्य सबसे शक्तिशाली राजा, आर्यों के सबसे शक्तिशाली राज्य जो थे, आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, यानी आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं आर्यव्रत। तो उत्तर भारत में जो आर्य आए थे, उत्तर भारत के आर्यों के द्वारा, यानी उत्तर भारत में जो आर्य आए थे उनके द्वारा भारत का नाम, उत्तर भारत में आर्यों का नाम पड़ा। और बात करते हैं जम्बूद्वीप की। करते हैं तो जम्बूद्वीप का नाम हमारे पुराणों के द्वारा मिला। आपने रामायण में सुना भी होगा, भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था, तो इसको जम्बूद्वीप के नाम से जाना गया। यानी भारत के 5 नाम। और हाँ, ये जो भारत का इंडिया नाम है ये यूनानियों के द्वारा बोला गया। तो भारत के टोटल 5 नाम होंगे, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा दिया गया, जो पारसी भी बोलते हैं। इंडिया यूनानियों द्वारा दिया गया, और भारत जो है वो आर्यों के सबसे शक्तिशाली राज्य भरत के द्वारा दिया गया। भारत के द्वारा। और आर्यवर्त हो गया, ये सबसे प्राचीन नाम है। अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीन नाम कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन नाम आर्यवर्त है। और उत्तर भारत के आर्यों द्वारा ये नाम पड़ा था। जम्बूद्वीप पुराणों के द्वारा, यानी हमारे वेद पुराण में भारत को जम्बूद्वीप बोला गया है। ठीक है, अब चलते हैं। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अब आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं।
भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान की संज्ञा आपको पता है ईरानियों ने दिया था। भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सबसे पहले ईरानियों ने दिया था। और बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि बौद्ध काल में भारत किस नाम से प्रचलित था। क्वेश्चन है, बौद्ध काल में भारत किस नाम से प्रचलित था। तो बौद्ध काल में भारत किस नाम से प्रचलित था, तो आपको बता दें बौद्ध काल में भारत जो है जम्बू द्वीप के नाम से प्रचलित था। बौद्ध काल में भारत जम्बू द्वीप के नाम से प्रचलित था। जम्बू द्वीप के नाम से भारत को बौद्ध काल में जब यानी बुद्ध थे तब उस समय जम्बू द्वीप के नाम से भारत को बुलाया जाता था। अब देखते हैं भारत की प्राकृतिक अवस्थिति क्या है। आपको पता है कि भारत का मैप कुछ इस तरीके से होता है, ये भारत का मैप है, ठीक है। भारत का मैप कुछ इस तरीके से होता है, इधर होती है बंगाल की खाड़ी, इधर होती है बंगाल की खाड़ी। आप मैप का भी सहारा ले लें या बना लें, इधर बंगाल की खाड़ी होती, इधर होता है ये जल, इधर पूरा ये महासागर है और इस महासागर का नाम है हिंद महासागर, हिंद ओशियन। दक्षिण सागर इसको बोलेंगे, ठीक। दक्षिण ओशियन, नीचे दक्षिण ओशियन, तो नीचे दक्षिण है और दक्षिण ओशियन के ऊपर ये भारत बसा हुआ है। दक्षिण ओशियन के ऊपर ये भारत बसा हुआ है। तो भारत हमारा ये एक क्वेश्चन भी बन जाएगा कि भारत दक्षिण सागर के उत्तर में भारत बसा है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप नोट करना चाहे तो नोट कर लें, वरना पीडीएफ भी आपको इसकी मिल जाएगी। दक्षिण सागर के उत्तर में भारत बसा हुआ है, ठीक है। भारत दक्षिण सागर के उत्तरी भाग पर, और इसी दक्षिण सागर को हिंद महासागर भी कहते हैं, ठीक है। इस दक्षिणी सागर को ही हिंद महासागर भी बोलते हैं, हिंद महासागर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको साफ कर देते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं इसका विस्तार कैसे क्या है। आपको पता है कि ये भारत उत्तर, ये देखो उत्तर दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई, ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर हो गई, ठीक है। अब इधर जो हम बात करें तो भारत जो है, ये भारत की पूर्व से पश्चिम जो रेखा है वो यहाँ से होते हुए, यहाँ से जो रेखा ये होते हुए यहाँ जाती है। ये भारत की, ये सीधे कोई, ये क्या होता है कुछ लोगों को डाउट होता है, तो यहाँ से सीधे बिल्कुल यहाँ से लेकर के यहाँ पर काट दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बकलोल पाकिस्तान के एक मंत्री का तुमने बयान सुना होगा आपने, असम में, पश्चिम में असम तक मारेंगे, बिल्कुल असम यहाँ पर ये पश्चिम पड़ेगा, ठीक है। पूर्व यहाँ पर है, पश्चिम यहाँ पर है, उत्तर यहाँ से लेकर के, उत्तर इस दिशा, ये बिल्कुल किनारे किनारे लेकर के उत्तर यहाँ से ये पड़ेगा उत्तर। लाइन थोड़ी सीधी कर लेना आप लोग, ये उत्तर लाइन है, ठीक है। ये जो है ये पूर्व से पश्चिम हो गई, ये उत्तर से दक्षिण हो गई, ठीक है। पूर्व से अरे यार, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, भारत की ये पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई या विस्तार आप कह दो कितना है,
इसका हो गया, एक सेकंड, थोड़ा इरेज में, ओके। 3214 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की विस्तार ये 3214 किलोमीटर है। अब आपको बता दें इधर ये पड़ जाती है उत्तर दक्षिण खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पर पड़ता है, बंगाल की खाड़ी विस्तार जो हो गया 3214 किलोमीटर हो गया। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर हो गया। भारत को जो दो भागों में बांटती है वो कर्क रेखा हो गई, और इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर दक्षिण महासागर हो गया, इधर अरब सागर हो गया। और बात करें तो यही हमारा हिंद महासागर है, यही हिंद महासागर है, इसको भी हिंद महासागर भी बोलते हैं जब। और इधर हमारा पड़ जाएगा लक्षद्वीप, ये हमारा हो गया लक्षद्वीप, ठीक है। और इधर पड़ जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार हमारा यहाँ पड़ जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। और आपको एक चीज़ और बता दें, अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं, टोटल कितने, 572 द्वीप अंडमान निकोबार पे हैं। और 36 द्वीप हमारे, 36 द्वीप लक्षद्वीप पर है, लक्षद्वीप पर 36 द्वीप हैं, और अंडमान निकोबार पे 572 द्वीप हैं। इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर अरब सागर हो गया, और इधर ये लद्दाख आपको पता ही है, हिमालय इस साइड पे हिमालय हमारा होता है, तो हिमालय का चैप्टर अलग से होगा, ठीक है। तो अभी इतना हो गया। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आपको चलते हैं। इसको हम मैप को साफ नहीं करेंगे क्योंकि बार बार मैप बनाना पड़ेगा, सो मैप को साफ नहीं करेंगे। अब एक सवाल आता है कि भारत का आकार कैसा है। ये जो भारत का मैप है, भारत का आकार कैसा है, तो भारत का आकार जो है भारत का आकार चतुष्कोणीय है, ठीक है। और 3287,263 किलो वर्ग किलोमीटर ये भारत का विस्तार है, भारत का विस्तार, ठीक है। तो भारत का विस्तार 3287,263 भारत का विस्तार का, या भारत का क्षेत्रफल को, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और एक सवाल और आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अगर केवल गोलार्ध पूछें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर इसके, अब इसको मैप में भी समझ लो, वरना आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि उत्तरी गोलार्ध कहाँ हो गया। देखिए ग्लोब जो होता है हमारा, ये इस आकार का होता है, गोल, ठीक है, गोल नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए इस आकार का होता है, बीच से ये बटा हुआ होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो जो भारत है हमारा, ये भारत इधर ये है, ये करके हमारा इधर ये भारत है, ये हिस्सा भारत का है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है। अभी ये इस रेखा को आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक, आप केवल इसको देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दें, जब ये ग्लोब बना ही था तो बता देते हैं आपको, ये भारत ये दो भागों में डिवाइड है, इसको जीरो अक्षांश रेखा बोलते हैं, इस रेखा को जीरो अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये भारत को दो भागों में भारत को बोल रहा हूँ, ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। और इसी रेखा के दो और नाम होते हैं, एक विषुवत रेखा, एक विषुवत रेखा हो गई, और एक भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। ये इसके नाम है, जीरो अक्षांश ये होती है रेखा, और इसको विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा दो नाम से इसको जाना जाता है। ये ऊपर का जो भाग होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं स्थलीय भाग, इसको स्थलीय भाग बोलते हैं, बाहर लिख दो अंदर क्या चाहिए, इस भाग को बोलते हैं स्थलीय, ये स्थलीय भाग है। और नीचे वाले भाग की बात कर लें तो ये है जलीय भाग, क्योंकि
स्थलीय भाग पे जो है इसमें ज़मीन ज़्यादा है, यानी रहने का स्थान इस पर ज़्यादा है, तो इसको स्थलीय भाग बोलते हैं। इस पे स्थल की प्रधानता है, इस पे स्थल की प्रधानता होने के कारण इसको स्थलीय भाग बोलते हैं, और इसको जलीय भाग बोल देते हैं, क्योंकि नीचे आपको पता ही है कि जितने भी सागर हैं ये सारे नीचे साइड में ही आपको सारे सागर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ऊपर स्थलीय भाग और जलीय भाग। अब आपको बता दें, किधर लिख दूँ इसको, अब इसको आप देख लेना, नहीं चलो नीचे लिख देता हूँ, बाद में फिर होगा। ग्लोब का यानी पूरे इस धरती का, ग्लोब का 70.8% जल है। यानी जो ये पूरा ग्लोब है, ग्लोब में 70.8% जल है और 29.2% स्थल है। यानी पूरी धरती में 29.2% पे निवास होता है, यानी पृथ्वी है, और बाकी 70.8% पे जितने भी महासागर हो गए या जो भी है जल है, टोटल 70.8% पे जल हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, 70.8% भाग जल होता है, 29.2%। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, इधर देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, आपको पता है उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में 60% स्थल पाया जाता है, स्थल पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 60% स्थल पाया जाता है, इसलिए इसको स्थलीय भाग भी बोलते हैं। और नीचे जो दक्षिण है, दक्षिण गोलार्ध में 80% जल पाया जाता है, जल पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में 80% जल पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको जलीय भाग या जलीय भाग इसको बोलते हैं, इसमें क्योंकि इसमें जल की प्रधानता होती है, 80% जल इस पे पाया जाता है। और एक चीज़ और, अगर बात करें पूरे भारत की, तो भारत दुनिया का, या ग्लोब का बोलो आप, दुनिया का क्या है, दुनिया तो बेवफा है। ठीक है, भारत ग्लोब का 2.9 है, एक सेकेंड, पूर्वी गोलार्ध हो गया भारत, यस 2.4% भाग घेरे हुए, भाग घेरे हैं। ठीक है, भारत ग्लोब का 2.4, यानी भारत का जितना भी विस्तार हो गया, जितना भी मैप है, ये धरती के केवल 2.4% भाग पर है। ठीक है, तो इतना आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको PDF तो मिल ही जाएगी। तो चलिए अब आगे अगला चैप्टर देखते हैं। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां सबसे बड़ा देश है वो है, और पृथ्वी का 2.4% भारत लगभग घेरे हुए है। जो भारत का मैप है 2.4% पे। ये पूरा आप जो भी परचेज किए हो ना, जो भी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं या जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उनसे जो भी परचेज किए हो इन सारे कोर्स को, वो इन कोर्सों को अच्छे से देख ले, सेम टू सेम वही आपको कंटेंट मिलेगा, और लेखपाल के लिए बिल्कुल सफिशिएंट कोर्स है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं ग्लोब। अब ग्लोब कहते किसको हैं? पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहते हैं। लेते हैं ग्लोब बना लेते हैं यहाँ पे। यार नहीं बनता मुझसे, बोला क्या करूँ। ठीक है, ये ग्लोब हो गया हमारा। अभी इसको साफ ही कर दूँ, ज़्यादा सही है। ग्लोब जो है, ग्लोब पे जो रेखाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक अक्षांशीय रेखा, और दूसरा देशांतर रेखा। दूसरा हो गया देशांतर रेखा। अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। ठीक है, और आपको ये तो पता है कि भारत भूमध्य रेखा, ये तो आपको पता है कि भूमध्य रेखा, अब लिखने की क्या जरूरत है, पीछे तो मैं बता चुका हूँ ना। भूमध्य रेखा मतलब धरती को या पृथ्वी को दो भागों में ये भूमध्य रेखा बांटती है। ठीक है, दो भागों में जब बांट दिया, अब एक सेकंड बात कर लेते हैं भारत की मुख्य भूमिका। ये जो पॉइंट है,
इसका नाम है भारत की दक्षिणी दक्षिणी मुख्य भूमि का ये दक्षिणी बिंदु है। भारत के ये खत्म तो होता है यहाँ से, यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जो आपको पता है अंडमान। भारत का दक्षिणी पॉइंट तो यहाँ पर है, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट यहाँ पर है, जिसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इसका नाम है, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु पर। ये तमिलनाडु पर है। और इसकी बात कर ले भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम गुहार है। गुहार, और ये पड़ता कहाँ पे है? ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है। इसका पूरा नाम गुहार मोती नाम से, ये जो इसका ये बिंदु हो गया पश्चिमी बिंदु, इसको गुहार मोती नाम से जानते हैं। गुहार मोती नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, गुहार मोती नाम से जानते हैं। अब बात करें इसका सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु को कहते हैं किबिथु। पूर्वी बिंदु को किबिथु नाम से जानते हैं, और ये किबिथु बिंदु हमारा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो हमारा अरुणाचल। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें पाकिस्तान का एक मंत्री बोलता है हर बात पे क्या उसने एक भाषण दिया था। उस भाषण में उसने ये कहा था कि हम इस बार मारेंगे तो भारत को पश्चिम तक मारेंगे, असम तक मार करेंगे। इस गधे को ये बताओ, पाकिस्तान यहाँ पर है और पाकिस्तान, भारत का पश्चिम बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु, पूरब तक मारेगा ना भारत को। पूर्वी बिंदु भारत का आखिरी पॉइंट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। वो असम चिल्ला रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि असम है कहाँ पे। मतलब ऐसे से बकलोल मंत्री बने हुए हैं पाकिस्तान में। हालांकि भारत में भी कमी नहीं है, भारत में भी हर प्रकार के बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो भारत की मुख्य भूमि हो गया, तमिलनाडु पे है, ठीक है, मुख्य भूमि तो यहाँ पर हो गया। और ये जो अंडमान निकोबार है, ये भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट अगर पूछा जाए तब ये अंडमान आएगा। अंडमान में इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट नाम से इसको जाना जाता है। और इसके और भी कई नाम होते हैं, इंदिरा पॉइंट नाम से भी जाना जाता है, और इसको पार्सेल, पिगमिलियन पॉइंट आगे आप लगा लेना, पिगमिलियन हो गया, और इसके बाद में हो गया लाहेचिंग नाम से जाना जाता है। और ये जो है, ये इंदिरा पॉइंट जो है, ये इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है, ठीक। इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है ना, द्वीप होते हैं छोटे छोटे, एक द्वीप समूह में कुछ छोटे छोटे द्वीप होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ तक समझ लिया आपने। अब भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, और भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो देखिए किस तरीके से भारत, मतलब ये एक देखिए ग्लोब होता है, ठीक है, ग्लोब का आपको पता है 2 भागों में डिवाइड होता है। ये जो ऐसे रेखा खींची होती है, ये तो भूमध्य रेखा है, आपको पता है, ठीक है। 2 प्रकार की रेखाएं आपको पता है, एक अक्षांशीय रेखा, एक देशांतर रेखा। तो अक्षांशीय रेखा ये होती है, ये जो क्षितिज रेखा होती है इसको अक्षांशीय रेखा बोलते हैं, और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। ये देशांतर हो गई, ये अक्षांशीय हो गई, ये अक्षांशीय हो गई, ठीक है। और भारत जो है, भारत यहाँ पर बसा हुआ है, यहाँ पर कुछ ऐसे करके भारत, ठीक है, ऐसे छोटा है, बनाते नहीं बन रहा, ये है, ठीक है। और यहाँ पर 0 डिग्री होती है, आपको बताया था कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा काटती है। यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर नीचे चलते हैं, और यहीं से ऐसे नंबर ऊपर चलते हैं, 3 4 5 ऐसे करके नंबर ऊपर भी चला करते हैं, ठीक है। तो ये अक्षांशीय रेखा के नंबर होते हैं। अब अगर देखिए भारत की बात करें तो ये भारत, अब ये ग्लोब को थोड़ा उधर बनाते हैं ज़्यादा सीधा। ग्लोब ये होता है, ये 2 डिवाइड होते हैं, ये देशांतर रेखा होती है। भारत यहाँ पर कुछ इस तरीके से भारत है,
भारत कुछ यहाँ पर है इस तरीके से, और इस यहाँ ये 0 डिग्री है, यहाँ पर ये नंबरिंग होती है अक्षांशीय रेखा की, और यहीं पर नीचे अक्षांशीय रेखा की नीचे भी नंबरिंग होती है। भारत का ये जो पॉइंट है उत्तरी अक्षांश, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भारत के 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में है, यानी कि भारत का उत्तरी जो विस्तार हो गया, भारत का उत्तरी विस्तार हो गया वो 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, या फिर नीचे से अगर ले लो ये उत्तरी बिंदु से तो ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, या 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अक्षांश तक है, अक्षांश तक है। ठीक है, भारत का उत्तरी जो विस्तार हो गया वो 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तक अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। अब आपको बताएं कैसे। ये 6 डिग्री 4 पर ये वाला बिंदु है, और ये वाला बिंदु आप उठा लो 37 डिग्री 6 पर, यानी 37 डिग्री 6 पर ये बिंदु है, अरे सॉरी 8 डिग्री 4 पर ये बिंदु है, और 6 डिग्री 4 पर ये बिंदु है। यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, भारत का ये अक्षांशीय जो हो जाएगा तो ये जाकर के यहाँ पर रुकेगा, और यहाँ पर कौन सा पड़ता है 37 डिग्री 6 अक्षांश यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, 37 डिग्री 6 अक्षांश इसको बोलते हैं, इसको आप लिख भी लो चाहो तो, 37 डिग्री 6 अक्षांश यहाँ पर है। ठीक है, इसी ये इंद्राकाल बोलते हैं, ये पीओके पर है, ये भी याद रखना, इंद्राकाल जो है हमारा वो पीओके पर पड़ता है, पाक अधिकृत कश्मीर पर। और ये जो हो गया हमारा ये तमिलनाडु है, ये 8 आपको पता है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर ये है हमारा। ठीक है, भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु आपको ये पता ही हो गया सब कुछ। ठीक है, इतना भारत के अक्षांशीय विस्तार आपसे अगर पूछे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना होता है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश या फिर 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, इतना आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आपको टोटल बस बने रहो आप, आपको पूरा सेम टू सेम जो भी परचेज किए हो इस बैच मतलब जो भी परचेज किए हो पेड कोर्स, उससे आप देख लेना सेम टू सेम, अगर ऐसे ही ना पढ़ाया जाता हो तो आप बताना, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर जब तक आप नहीं उठाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा। अब आते हैं देशांतर विस्तार, देशांतरी विस्तार पे हम देख लेते हैं। तो भारत का देशांतरी विस्तार हम लोग देखते हैं। ये देखिए पश्चिमी पॉइंट है भारत का, ये पश्चिमी पॉइंट जो है भारत का पश्चिमी बिंदु, इसको बोलते हैं गुहार मोती। ठीक है, आपको पता ही है इसको गुहार मोती बोलते हैं, और गुहार मोती इसको बोलते हैं, ये 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर है। ये देशांतरी विस्तार में बता रहा हूँ, ये 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर है, 68 डिग्री 7 देशांतर पर ये हो गया। अब अगर बात करें भारत का ये बिंदु सबसे पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु जो भारत का हो गया इसका नाम आपको पता है किबिथु है, किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश पर है, अरुणाचल प्रदेश पर हो गया। और अच्छा साफ लिख दे, ठीक है भाई, किबिथु। ठीक है, और ये जो है ना आपका ये 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर है। ये भारत का हो गया देशांतरी विस्तार। आपको पता है कि ये ग्लोब होता है, बीच से ऐसे ये जो हमारी होती है ये देशांतर रेखा होती है, इधर होता है जो हमारा ये होता है पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये दो ग्लोब होते हैं ना ऐसे, ये जो रेखा काटती है ये अक्षांशीय रेखा होती है, एक तरफ पश्चिमी हो जाएगा दूसरी तरफ पूर्वी, और एक ये होती है इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध बनाती है और नीचे दक्षिणी बनाती है। ठीक है, इधर पश्चिम उधर पूर्व, आप समझ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है। आपको देशांतरी विस्तार ये पूर्वी सब कुछ पता ही हो गया। अब आपसे एक चीज और पूछता है, ये नीचे ये देखिए जो कर्क रेखा है हमारी, ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर का जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध, और इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध।
अब आपसे पूछ लेते हैं भारत कौन से कटिबंध पर स्थित है। तो हमको बताना है कि भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों पर स्थित है। भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों पर स्थित है। अब भारत की जो, अब आपसे ये पूछेगा कि भारत की मानक समय रेखा जो होती है, भारत की मानक समय रेखा वो कहाँ से गुजरती है। अब इसको हम कर्क रेखा को साफ किए दे रहे हैं। ओके, सॉरी देखो, जो चीज़ आप प्रैक्टिकली देख लेंगे, आप पढ़ने को तो वैसे भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो चीज़ आप प्रैक्टिकली देख लेंगे वो ज़्यादा आप समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो भारत की मानक समय रेखा जो होती है, ये देखिए यहाँ से आती है, ये जो रेखा है ना, मैथ थोड़ा गड़बड़ बस बन गया है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, भारत की मानक समय रेखा ये यहाँ से ऐसे आती है, ये ऐसे काटते हुए सीधी होती है, लेकिन मैप थोड़ा तिरछा बन गया है। ठीक है, यहाँ से आती है और यहाँ पर हमारे, ये आपसे पूछा जाए कि कितने, ये देखिए यहाँ पर पड़ेगा, आप सबसे पहले पड़ेगा यूपी, फिर पड़ेगा एमपी, इसके बाद में पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद में आपका पड़ जाएगा उड़ीसा, इसके बाद में आपका पड़ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपसे पूछें कि भारत की जो मानक रेखा है वो कहाँ से ली गई है। तो भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से ली गई है। और ये इलाहाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश का। इलाहाबाद के नैनी से ये मानक समय रेखा की। और आपसे पूछेगा भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अब 5 राज्य कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के बाद में नीचे आ गया उड़ीसा के बाद में हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। इन पांच स्टेट से हमारी मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है। तो अब यहाँ तक हो गया। अब एक भारत के जो आपको विस्तार बताने वाले हैं, और ये जो मतलब भौगोलिक दृष्टि से भारत का जो प्राकृतिक मानचित्र है जो भारत का, इसमें बस एक पार्ट और बचेगा। कल के पार्ट से ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद में बस आप कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी के अंदर से सवाल आ सकते हैं कि भारत किस देशांतर पर बसा हुआ है, भारत का उत्तरी बिंदु किस देशांतर पर है, दक्षिणी बिंदु किस देशांतर पर है। बस ऐसे ही क्वेश्चन होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग कमेंट कर दीजिए तो आपको हम लोग टेलीग्राम का लिंक आपको दे देंगे। और ये मेन चीज़ खास कर ये आपको बता दें, UPSSC लेखपाल के लिए खास कर रही है। लेखपाल को ही टारगेट किया गया है और ये लेखपाल के लिए ही ये है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहें। और ये आप जो भी पेड कोर्स लियो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो पेड कोर्स लियो वो देख ले, इसको सेम टू सेम यही कंटेंट वहाँ भी पढ़ाया जाता है।